Yes, to continue with the same chapter, that is sources of business finance, we'll move further. अभी तक हमने शेयर्स कर लिए थे सोर्सेज में, दोनों शेयर्स, इक्विटी शेयर्स भी और प्रेफरेंस शेयर्स भी, हमने डिबेंचर्स भी कर लिए थे। डिबेंचर्स के बाद हमने ट्रेड क्रेडिट भी किया था और एक रिटेन्ड अर्निंग्स, ये हम 4 टॉपिक कर चुके थे। नेक्स्ट हम टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स नेम से बड़ा क्लियर हो रहा है कि दैट डिपॉजिट, दैट अमाउंट ऑफ फाइनेंस और मनी विच द कंपनी टेक्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ लोन, वो ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक, लिख लीजिए इसको बारे में। इट इज अनदर सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस for the business, another source of raising finance for the business which is taken directly from the public, which is taken directly from the public. These deposits bear a fixed rate of interest, which is a charge against the profits, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इट इज मस्ट टू बी पेड। इंटरेस्ट जो है वो देना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस केस वेदर द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट्स और इट हैज टू सफर लॉसेस, द इंटरेस्ट इज टू बी पेड। जो दूसरा होता है दैट इज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, जिसकी हम बात करते होते हैं, है ना। वो डिपेंड, डिविडेंड जैसे हम बात करते हैं, वो डिपेंड करता है कि प्रॉफिट्स हैं कि नहीं है। अगर प्रॉफिट्स हो तो होगा, प्रॉफिट्स नहीं है तो नहीं होगा। बट जो इंटरेस्ट है, जो चार्ज है, इट इज मस्ट टू बी पेड whether the company earns profit or the company suffers losses, it has to be paid by the company in any case. Then इसके लिखिए मेरिट्स। फर्स्ट मेरिट इज the procedure for obtaining public deposit. The procedure for obtaining public deposit is simpler than that of shares and debentures. Means legal formalities कम है, stamp duties कम है, procedure जो है वो easy है, right? Second is it does not require any security of the assets of the company. Means these are unsecured. इसका मतलब होगा, सिंपल हम लैंग्वेज लिखें इसको, द पब्लिक डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड। इट मीन्स कि अगर रेम्पशन पे जाके जितने साल के लिए लिए गए हैं पब्लिक डिपॉजिट, से 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, उस टाइम के बाद द कंपनी पेज टू पे द अमाउंट टू द पब्लिक, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। दे डोंट हैव एनी राइट ऑन एनी ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी कि उसको बेच के वो पैसे रिकवर कर लें। जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे कि अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो बैंक कोई ना कोई हमारी एसेट को मॉर्गेज कर लेगा। इन केस वी फेल टू पे द मनी बैक टू द बैंक, बैंक हमारी उस एसेट को बेच के और अपने पैसे रिकवर कर देगा। बट पब्लिक डिपॉजिट जो है दैट इज अनसिक्योर्ड काइंड ऑफ सोर्स ऑफ फंड। कंपनी उतने टाइम पीरियड के बाद, जितना कहा गया है, कंपनी अगर पैसे वापस नहीं कर पाती है, उस केस में क्या होगा? पब्लिक के पास कोई एसेट मॉर्गेज नहीं है, मिल गए तो मिल गए, ना मिले तो ना सही, अनसिक्योर्ड, ठीक है। रिस्की काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द पब्लिक वी कैन से। नेक्स्ट इज द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज, हाँ जी, नॉट डिल्यूटेड, वेरी गुड। द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज नॉट डिल्यूटेड। व्हाई इट इज नॉट डिल्यूटेड? Yes, because they don't have any voting rights. They don't have any access in the day-to-day management of the company. Next is it allows flexibility in
flexibility in financial planning of the company because such deposits can be repaid anytime if the company has surplus funds. फ्लेक्सिबिलिटी हो गई ना फाइनेंशियल प्लानिंग की, पैसा एक्स्ट्रा है, इनको पे करके अपना काम खत्म करो। एक तो लायबिलिटी कम हो रही है, ऊपर से इंटरेस्ट हमारा बचेगा। उनको रखेंगे, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, उनको रखे रहेंगे पब्लिक डिपॉजिट्स को, तो क्या होगा, हम जो है हमें इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, ऊपर से उनका पैसा फ्री पड़ा हुआ है ना। क्यों एक्स्ट्रा पैसा रखना है अपने पास, और ऊपर से उनको पैसा वापस करो, अपना इंटरेस्ट बचाओ। ठीक है, तो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। एंड लास्ट पॉइंट इन मेरिट्स इज paperwork is less in this case. Paperwork is less in this case, so the cost of public deposit is also lower for the company. So the cost of public deposits is also lower for the company. These are the merits. बेटा आप लास्ट वाले जो बेंचेस बैठे हो, अभी बैठ रहे हो आप उसकी नोटबुक देख देख के जो लिख रहे हो, अब यहाँ आ जाओ। इतने बेंचेस खाली पड़े हैं, मैंने तब भी कहा था कि अगर आपकी लाइन में ना आपके आगे कोई बेंच खाली है, उस खाली बेंच के पीछे मैंने सारे पकड़ लेने। आप दोनों भी फंस रहे हो यहाँ पे, आप चारों फंस रहे हो, आपके आगे ये बेंच खाली पड़ा हुआ है, और आप सारे फंस रहे हो, आपके दो बेंच खाली पड़े हुए। इतना भी नहीं है यार, श्योर, इतना भी नहीं ऊंचा बैठा है, नीचे बैठे हुआ है आप बैठे हो नीचे। चलो यहाँ भी आ सकते थे बेटा, आप यहाँ भी आ सकते थे, यहाँ बैठिए, आगे करो करो बराबर अपने आप, जरा पीछे वाले आओ आगे। वो छुप रहा है उसको बुलाओ, आप आओ आगे लास्ट बेंच, जो छुप रहा है कि सर कहीं मेरे को ना देख लें। Yes, demerits. First is public deposit is not a very reliable source of finance. It is not a very reliable source of finance because the people may not deposit funds, when these are needed by the company. पब्लिक पे नहीं हम डिपेंड रह सकते, पब्लिक जो है वो पैसा हमें दे देगी, क्या पता दे क्या पता ना दे, है ना। बैंक लोन श्योर है कि मिल ही जाएगा अगर टर्म्स कंडीशन हमारी मैच कर रही हैं। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेना है, मिल जाएगा। शेयर सेल होने फिर भी थोड़ा इजी, रिटेन्ड अर्निंग्स बेस्ट सोर्स। पब्लिक डिपॉजिट जो है मतलब इतना रिलायबल नहीं है, वी कांट से कि पैसा ये वाला मिल ही जाना है, क्या पता मिले क्या पता ना मिले, पब्लिक है, ना दे पैसे ना ही। सेकंड इज it may not be possible to rely on these sources. It may not be possible to rely on these sources for a long period of time. Next is the depositor has a risk of investment. The depositor has a risk of investment. How? Secured nahi hai, because the money is unsecured. Next is it is very difficult to get the public deposits. Very difficult to get the public deposits by new companies or companies with uncertain profits.
न्यू कंपनीज का पुराना रिकॉर्ड कोई नहीं है, पब्लिक वहां इन्वेस्ट नहीं करेगी। कंपनीज विद अनसर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स मींस प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी तो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कभी लॉसेज हो रहे हैं, कभी ज्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं, कभी ज्यादा लॉसेज, एक ट्रेंड सा नहीं है। पब्लिक का फेथ नहीं होगा उस कंपनी के ऊपर, पब्लिक विल नेवर दैट इन्वेस्ट इन दोज फंड बिकॉज द मनी इज अनसिक्योर्ड। सबसे बड़ी बात ये है, द मनी इज अनसिक्योर्ड, है ना। इसीलिए जो कंपनीज होती हैं जब पब्लिक डिपॉजिट्स इशू करती हैं, बिकॉज द मनी इज अनसिक्योर्ड, रिस्क इज मोर विच इज बीइंग टेकन बाय द पब्लिक, इसीलिए कंपनीज बैंक लोन, बैंक डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट मिलता है उससे ज्यादा इंटरेस्ट देती हैं, सो दैट कि जो डिपॉजिटर है उसको थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले रहा है वो, तो रिटर्न भी ज्यादा है। सपोज बैंक आपको जो है एफडी पे दे रहा है, सपोज 6% इंटरेस्ट मान लेते हैं, 6 दे रहा है। पब्लिक डिपॉजिट्स में जो कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी वो 6 से ज्यादा देगी, 6 से ज्यादा देगी, बिकॉज बैंक जो है वो मनी सेफ है, ऑलमोस्ट सेफ हम कह सकते हैं, सेफर है एज कंपेयर टू पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट इतना सेफ नहीं है, एंड इफ पब्लिक इज टेकिंग मोर रिस्क, मोर रिवॉर्ड शुड आल्सो बी गिवन टू द पब्लिक। अगर वो 6% बैंक लोन दे रहा है, हम भी अपनी कंपनी का इंटरेस्ट रेट जो है पब्लिक डिपॉजिट का 6% दे दें, कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। अगला बोलेगा पैसा तेरा सेफ नहीं है, ऊपर से इंटरेस्ट सेम मिल रहा है, तो वहां लगाऊंगा ना जहां पैसा सेफ है। या तो हो ना कि बैंक 6 दे रहा है, हम बोले कि आपको 8% मिलता है जी, आ जाओ आप, तो 2% इंटरेस्ट के लिए, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के पब्लिक अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके डिपॉजिट कर देगी, चांसेस हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा फिर तो बिल्कुल चांस नहीं है, अगर इंटरेस्ट रेट इक्वल भी होगा तब भी चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि रिस्क यहाँ पे ज्यादा है। ठीक, एंड लास्ट पॉइंट इज these are related to the financial position and reputation of the company. Financial position and reputation of the company, but financially sound companies may not need much of these funds. कंपनी की रेपुटेशन से, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे ये डिपेंड करता है मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम भी अगर हम इन्वेस्टर्स हों, हम उस कंपनी में पैसा लगाएंगे जहां पे कंपनी जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। अगर कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है उसको जरूरत ही नहीं, उसे क्या जरूरत है। और अगर कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, अनसाउंड है फाइनेंशियली, तो हम नहीं लगाएंगे। नहीं, हम कहेंगे हमारा पैसा सेफ हो, कंपनी फाइनेंशियली साउंड हो। अगर हमें सेफ्टी चाहिए तो कंपनी फाइनेंशियली साउंड चाहिए, लेकिन फाइनेंशियली साउंड कंपनी को हमारा पैसा ही नहीं चाहिए, उसे क्या करना है, उसे पहले पैसा वो बढ़ा हुआ। नहीं, अगर जो कंपनी है फाइनेंशियली साउंड नहीं है, उसको पैसा चाहिए तो हम नहीं देंगे, हम कहेंगे ले तेरे पास तो है ही कुछ नहीं, वापस करेगी या नहीं करेगी, बिकॉज द डिपॉजिट इज अनसिक्योर्ड। बताया मिलना, अगर कुछ हो गया वापस नहीं मिलना है कुछ भी, है ना। So it is again, it is not a kind of reliable source of finance for the business. This is about public deposits. Next is lease financing. Next source is lease financing. ये सारे आपने जो टॉपिक्स है ना लिखे हुए हैं, पहले हमने एक चार्ट सा बनाया था बिगिनिंग में, वहां पे सारे लिखे थे हमने, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, है ना, वहां पे सब लिखा हुआ। अब ये लीज फाइनेंसिंग क्या है? लीज फाइनेंसिंग है जैसे हम, अगर हमारे पास घर ना हो, हम क्या करते हैं, हम मकान किराए पे ले लेते हैं, है ना। ऐसे ही अगर किसी बिजनेस के पास एसेट नहीं है, पैसा भी नहीं एसेट परचेज करने के लिए, ये एसेट जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है। बिजनेस डजंट वांट कि वो अपने इतना पैसा वहां इन्वेस्ट करे, जल्दी एसेट पुरानी हो जाएगी, दोबारा फिर बदलनी पड़ेगी। बिजनेस किसी और की एसेट को लेके अपना काम चला लेता है, एसेट को किराए पे लेना हम कह सकते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं लीज फाइनेंसिंग। इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक होता है लेजर, एक होता है लेजी। लेजर एंड लेजी। लेजर मीन द ओनर ऑफ द एसेट, जिसकी एसेट है, मकान मालिक, अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें। लेजी इज द टेनेंट, किराएदार, जो एसेट को यूज कर रहा। अब वो क्यों देगा? मकान मालिक हमें मकान किराए पे क्यों देता है? हम उसे क्या देते हैं? रेंट। यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ भी जो लेजी है वो लेजर को रेंट देगा, लेकिन उसे रेंट नहीं कहते हैं,
उसे रॉयल्टी कह देते हैं। बात इतनी सी है, बिजनेस टर्म्स में उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। जब एक बिजनेस जो है दूसरे बिजनेस को अपनी एसेट यूज करने के लिए देता है, जो बिजनेस यूज करने को दे रहा है ओनर, ही इज नोन एज लेजर। जो बिजनेस यूज कर रहा है, ही इज नोन एज बिजनेसमैन, ही इज नोन एज लेजी। The lessor allows the lessee to use his assets in compensation of an amount which is known as royalty. Royalty will be paid by the lessee to the lessor. It will be an expense for the lessee and an income for the lessor. समझ आ गई मेरी बात? ठीक है। एसेट किसकी रहती है? लेजर की। लेजर को बेनिफिट क्या है इस चीज में? लिखते जाओ, मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं आपको, ये बहुत बहुत सिंपल टॉपिक है ये वाला। लेजर के लिए बेनिफिट क्या है? रॉयल्टी, इनकम का सोर्स बन रहा है। लेजी के लिए बेनिफिट क्या है? उसको एसेट परचेज नहीं करनी पड़ती, ही नीड नॉट टू ब्लॉक हिज फंड्स, एंड स्पेशली इन दोज केसेस जहां पे ऑब्सोलेसेंस बड़ी जल्दी हो जाती है, एसेट आउटडेटेड जल्दी हो जाती है। जो एसेट्स एक बार ले ली और ऑब्सोलीट ना हो, सपोज वो एसेट्स, उन एसेट्स में लीज फाइनेंसिंग का इतना पर्पस नहीं है ना। सपोज कोई एसेट है, हर 4-5 साल के बाद जो है वो ऑब्सोलीट हो गई, काम कर रही है, ऑब्सोलीट हो गई, आउटडेटेड हो गई सपोज, है ना। जैसे हाईटेक मशीनरीज होती हैं, नहीं, वो 4-5 साल चलेगी, उसके बाद टेक्नोलॉजी मान लेते हैं कि चेंज हो गई, हमें फिर दोबारा मशीनरी बदलनी पड़ेगी, इतनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लगाए रखेंगे क्या? तो वो क्या करते हैं बिजनेसमैन, वो जो किसी के पास एसेट है, वो एसेट जो है वो परचेज तो नहीं कह सकते, यूज करने के लिए अपने पास ले लेते हैं, उसको किराया सा पे करते हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है। अब लेजी के लिए ये कैसे है बेनिफिट जो हम बात कर रहे थे कि उसको अपने ब्लॉक नहीं करने पड़ते हैं फंड्स, उसके पैसे सेफ रहते हैं, अपने पास ही रहते हैं, उसको सिर्फ नॉमिनल सी अमाउंट पे करनी पड़ती है, विच इज नोन एज रॉयल्टी। इवन सिंपल वेयर एंड टेयर, जो रिपेयर वगैरह भी होगी, दैट इज आल्सो टू बी बोर्न बाय द लेजर, वो बेयर करेगा, लेजी नहीं बेयर करेगा। वेयर एंड टेयर उसकी एसेट है, वही बेयर करेगा। ठीक है। और जो डॉक्यूमेंटेशन है इस सोर्स ऑफ फंड्स का, दैट इज आल्सो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, ये इसकी मेरिट्स में आ जाएगा पॉइंट, कोई बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, और जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो सिंपल सी रहती है, मेरिट्स का ये पॉइंट है। और इसमें एक पॉइंट आ सकता है कि जो ये डीमेरिट है, डीमेरिट फ्रॉम लेजी पॉइंट ऑफ व्यू, कि बेचारा वो इतने साल हर महीने हर साल रॉयल्टी पे करता रहा, बट स्टिल ही इज नॉट द ओनर ऑफ द एसेट, ही विल नॉट बी द ओनर ऑफ द। हमारे मकान के किराएदार जो हों वो हमें किराया देते हैं, ओनर नहीं बन जाते, ओनर हम ही रहते हैं, नहीं, टेनेंट कभी ओनर नहीं बन सकता। इन सेम एग्जांपल, लेजी विल नॉट बी एन ओनर ऑफ द एसेट, वो सिर्फ यूज कर रहा है और यूज करने के बदले में रॉयल्टी ले रहा है। हाँ, उसके लिए ये बेनिफिट है कि वो जो आपका जितनी देर के उसने लीज ली हुई है वो खत्म करे और उसके बाद नई एसेट देखे कि उसने कौन सी एसेट जो है वो लीज पे लेनी है। बट एट द सेम टाइम अगर लेजर बोले, से उसने 3 साल के लिए लीज ली थी, लीज कराने 3 साल के लिए की थी, अभी तक वो एसेट चल रही है, वो ठीक है, लेजी कहता है लेजर को कि जी 3 साल हो गए, ऐसा करिए 2 और साल के लिए ना मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ये वाला रिन्यू कर लीजिए, है ना, मैं एसेट यूज करने को तैयार हूँ, मेरा भी काम चल रहा है और आपकी एसेट में भी ऑब्सोलीट नहीं हुई है, तो आप जो है वो मेरे साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। बट अगर लेजर नहीं मानता है, इट विल बी अ डिसएडवांटेज फॉर द लेजी, वो कहता नहीं जी मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, अब मैंने 3 साल के लिए किया था, मैंने 3 साल तक करना है, मैंने उसके बाद नहीं करना। इट मींस इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिन्यूड बाय द लेजर, इट विल बी अ डीमेरिट फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ लेजी, कि उसका बिजनेस चल रहा था, लेजर ने उसको एसेट को अलाउ ही नहीं किया, दिया ही नहीं एसेट को, वो कहता कि नहीं जी आप जाओ, या फिर आप मेरे को ज्यादा रॉयल्टी पे करो, है ना, वो भी एक ज्यादा एक्सपेंस बन जाएगा लेजी के लिए। द थिंग्स आर क्लियर। नेक्स्ट इज फैक्टरिंग। सर जैसे सर कई चीजों के पैक के ऊपर लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय एंड मार्केटेड बाय, सर वो इसी का एग्जांपल है? मैन्युफैक्चर्ड बाय एंड नहीं बेटा, कोई जरूरी नहीं, नहीं, इसकी सर कई बार एग्जांपल डिफरेंट कंपनीज का नाम लिखा होता है। बिल्कुल ठीक है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग किसी और ने कर दी, उसके बाद उसने मार्केटिंग खुद नहीं करी, उसने मार्केटिंग करने के लिए किसी और कंपनी को हायर कर लिया,
इसे हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। ये हम टॉपिक हमारा था एक चैप्टर में, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जो कि इस बारी काट दी है ऐसी। आउटसोर्सिंग बोलते हैं उसको, कि अपना काम खुद नहीं करना, किसी और से करवा लेना, दैट इज आउटसोर्सिंग। अदरवाइज जो मार्केटिंग करनी है गुड्स की, जो गुड्स बेचनी है काम है, तो कंपनी बना रही है उसका काम है। मैं कहता हूँ कि मैंने कर दी मैन्युफैक्चरिंग, मैंने बेचने वाला काम नहीं करना यार, बेचने के लिए किसी और कंपनी को हायर कर लो, वो कर लेगी, उसको मैंने कमीशन दे देनी है। जैसे मैंने सेल्समैन रखने हैं, ऐसे मैंने कोई ना कोई मार्केटिंग फॉर्म रख लेनी है ना। वो चीज इससे अलग है बेटा। वहां यहाँ पे हम किसी की एसेट को यूज कर रहे हैं, वहां पे हम एसेट को यूज थोड़ी कर रहे हैं। वहां तो हम कह सकते हैं कि एज अ कमीशन एजेंट हम काम कर रहे हैं, कि आपकी हम गुड्स सेल कर देंगे, आप हमें कमीशन दे देना, बस इतना सा है वहाँ। ये सेम नहीं होता ना। ओके सर। नेक्स्ट सोर्स इज फैक्टरिंग। फैक्टरिंग, फैक्टरिंग के बारे में लिख लीजिए, इट इज अ फाइनेंशियल सर्विस, it is a financial service under which the factor जो है यहाँ पे एक पार्टी का नाम बताता हूँ क्या है। The factor provides various services, for example discounting of bills, collection of debts, and knowledge of credit worthiness of debtor। नॉलेज ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ डेटर। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ डेटर मीन्स जिसको हम सामान उधार पे बेच रहे हैं, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस है, उसकी गुडविल है भी, पैसे वापस कर देगा कि नहीं करेगा। दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बाय द फैक्टर। फैक्टर इज अ पार्टी हियर। हम मान लेते हैं फैक्टर एक बैंक है, जनरली ये बैंक ही होते हैं, अदरवाइज नॉन बैंकिंग फर्म्स भी होती हैं, बैंक भी होते हैं, हम बैंक मान के चलते हैं। बैंक जो है हमारे लिए ये वाले सारे काम करेगा, ही विल प्रोवाइड अस द वेरियस सर्विसेज, फॉर एग्जांपल डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। मैंने बैंक की इसीलिए एग्जांपल ली कि हमने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल वाला टॉपिक जो है वो बैंक के साथ किया हुआ है, याद है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना। हमें पैसे एडवांस चाहिए तो बैंक जो है वो हमें पैसे दे देता है, बिल हमारे पास अपने पास रख लेता है और उसके डिस्काउंट चार्जेस काट लेता है। नो डाउट जो फैक्टर होगा अपनी कमीशन अपने चार्जेस वो काटेगा, तभी तो वो काम करेगा, इसी के लिए तो बैठा हुआ है वो, है ना। या फिर वो हमारे बिहाफ पे कलेक्शन करेगा डेट्स की, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ये भी आया था केस नंबर 4, याद आ रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज में। केस नंबर 2 था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, केस नंबर 4 था बिल सेंट फॉर कलेक्शन, BSFC, है ना। एंड प्रोवाइडिंग द नॉलेज ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ डेटर। अगर हम किसी को उधार पे सामान बेचना चाहते हैं या वो हमसे लेना चाहता है, बैंक विल प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन की वेदर दैट पर्सन इज वर्थ ऑफ दिस और नॉट, ही शुड बी सोल्ड गुड्स ऑन द क्रेडिट, और उसकी इतनी गुडविल है कि पैसा वो मतलब कि वो वापस कर देगा हमें। इट इज मोर इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स। ये हम चैप्टर 2 छोड़ के जो लास्ट चैप्टर अपने सिलेबस के है ना, वहां पढ़ेंगे कि बैंक हमारी कैसे हेल्प करता है इन प्रोवाइडिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ डेटा। हम उसको सामान उधार पे जो है वो सेल कर रहे हैं, उसका बैंक हमें लिख के देगा कि पैसे आपके जो है वो सेफ हैं, आप सेल कर दीजिए, बिकॉज उस पर्सन की उसके बैंक के साथ रेपुटेशन अच्छी है, उसको पता है कि ये पैसे इसके नहीं, बैंक हमें गारंटी दे देगा। मेनली इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स, ये हम पढ़ेंगे 2 चैप्टर छोड़ के आएगा ये, ठीक। तो जो फैक्टर है, जो बैंक है, वो ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, ठीक। इसके लिए नो डाउट वो अपनी जो कमीशन है वो भी चार्ज करता है, ठीक। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हमने एग्जांपल ली, बैंक हमें फाइनेंस जो है वो दे रहा है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करके हमें एडवांस पैसे दे रहा है, अपने डिस्काउंट चार्जेस काटे जा रहा है, नहीं। देन हमारे पास नंबर ऑफ बिल्स ज़्यादा हैं, हम सेलर हैं, हम ड्रॉर हैं, हमारे पास 1-2 बिल्स नहीं है, हमारे पास 20-30-40 बिल है। इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग कि हम बिल को याद रखें और बाद में कोई मिस्टेक ही ना हो जाए, व्हाई नॉट टू गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बैंक कि आप मेरे बिहाफ पे ये वाले जो है बिल को कलेक्ट कर लेना। अब बैंक कलेक्ट करेगा हमारे ड्रॉइंग से पैसे, कर रहा है कलेक्शन ऑफ डेट्स, इसके लिए वो कलेक्शन चार्जेस हमसे काट लेगा, काट ले, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। वी कैन कंसंट्रेट ऑन आवर कोर एक्टिविटीज, जो मेन काम है हमारा, ठीक है। अगर किसी पर्सन को वहां पॉइंट करेंगे कि आपका ये काम है, आपने बिल्स की मनी कलेक्ट करनी है, उसको भी सैलरी पे करेंगे, तो व्हाई नॉट टू गिव दिस फंक्शन टू बैंक ओनली,
कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। दिस इज फैक्टरिंग। फैक्टरिंग मीन्स फैक्टर प्रोवाइड्स अस द वेरियस सर्विसेज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, कलेक्शन ऑफ डेट, credit worthiness of debtors, etc. Now, as far as types of factoring is concerned, factoring is of two types. One is recourse factoring, second is non-recourse factoring. Recourse factoring and non-recourse factoring. Now, what is this recourse factoring and non-recourse? अगर वो, this is specifically in the case of collection of tax, है ना? अगर बैंक जो है वो हमारे पैसे कलेक्ट कर रहा है और उसके बाद अगर सपोज किसी पर्सन ने पैसे नहीं पे किए, हमारे बैड डेट्स हो गए, तो रिकोर्स फैक्टरिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की। इट मीन्स अगर हम नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग करवा लें तो हमारे कोई बैड डेट्स नहीं होंगे। बात समझ रहे हो? मैंने किसी को उधार पे सामान सेल कर दिया, मैंने बैंक को बोला कि ये लीजिए मेरा बिल, जब पैसे ड्यू होंगे ना 2 महीने के बाद, कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डाल देना। अब बैंक का काम क्या है कि अगर वो पैसे देगा तो बैंक जो है वो पैसे लेके मेरे अकाउंट में डाल देगा। बैंक का काम इतना ही। अगर उसने पैसे ना दिए, बैंक मेरे को इन्फॉर्म कर देगा कि भैया उसने पैसे नहीं दिए, आप देख लीजिए आपने क्या करना है। बस बैंक बीच में से निकल गया, ठीक है। दिस इज इन केस ऑफ रिकोर्स फैक्टरिंग। अगर मैं बोलूं कि मैंने नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग करवानी है, उस केस में बैंक जो है पैसे कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की बन जाएगी। मींस मेरे पैसे हरे हो गए, इसका मतलब ये है ना। अगर उसने नहीं दिए तो बैंक देगा। नो डाउट इस केस में बैंक की कमीशन ज्यादा होगी, बिकॉज अगेन सेम पॉइंट, बैंक ज्यादा ले रहा है ना रिस्क, बैंक ज्यादा रिस्क ले रहा है ना, इसकी बैंक की जो कमीशन है वो ज्यादा होगी। इस केस में बैंक की कमीशन कम होगी। बैंक सिर्फ एक एज अ काइंड ऑफ मिडिल मैन जो है वो एक्ट कर रहा है। वो पैसे दे देगा, बैंक मेरे को दे देगा, वो नहीं देगा, बैंक मेरे को इन्फॉर्म कर दे उसने पैसे नहीं दिए हैं, देख लीजिए आपने क्या करना है। रिकोर्स फैक्टरिंग में जो रिस्क ऑफ बैड डेट्स है वो फैक्टर का नहीं है, फैक्टर का, बैंक का नहीं है। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में जो रिस्क है वो फैक्टर का है। अगर सपोज मेरा 1 लाख रुपया वहां पे जो है मैंने गुड्स सेल की हुई है, 1 लाख मेरा हरा हो गया है, अगर मैंने नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग करवा ली तो बैंक जो है वो देखेगा कि मैंने पैसे जो है वो कलेक्ट कैसे करने हैं। नो डाउट कमीशन ज्यादा चार्ज करेगा ही करेगा। क्लियर है ये बात? इसकी भी आपने मेरिट्स और डी, सारे सोर्सेज की आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स साथ में लर्न करनी है। यहाँ तक जो हम कर रहे हैं डिस्कस, कुछ मैंने आपको लिखवा दिए टॉपिक, कुछ सिंपल थे वो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं समझा ही रहा हूँ। जैसे पब्लिक डिपॉजिट मैंने लिखवा दिया, लीज फाइनेंसिंग मैंने नहीं लिखवाया आपको, लेकिन हम डिस्कस सारा कुछ कर लिया। फैक्टरिंग का भी डिस्कस सारा कुछ हो गया है, लेकिन जो लिखवाया है वो आपने जो लेक्चर में से लिखा है, जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे कि बीच में लिखा करो, जिससे आपका मैटर अलग अलग हो जाएगा। आप वो लिखोगे जो आपको समझ आ रहा होगा, आपने आपके लिए उसको लर्न करना बाद में इजी हो जाए, है ना। अगर मैं लिखवाऊंगा सबका मैटर सेम रहेगा, आप उसको ही लर्न करते रहोगे फिर नहीं। और वो लिखोगे पता नहीं समझ आया कि नहीं आया, सब कुछ लिखा होगा आपने, लेकिन जब आप खुद लिखोगे लेक्चर में से तो सिर्फ वो लिखा जाएगा जो आपको समझ आएगा, बिकॉज बाकी तो लिख ही नहीं पाओगे। सबका मैटर भी अलग अलग हो जाएगा, फिर कोई किसी हिसाब से लिख रहा है, कोई किसी हिसाब से लिख रहा है, और लिखा होगा जो समझ आया होगा, साथ में ही लर्न आपको हो रहा है। वो समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो डीमेरिट बन जाती है फैक्टरिंग में, कि बाकी सिंपल है पॉइंट सारे। अगर सपोज जो बैंक है फैक्टरिंग में अगर वो कमीशन ले रहा है परसेंटेज में सपोज, फिर तो कोई बात नहीं, है ना। मेरा बिल 1000 रुपए का था, बैंक ने कहा जी मैंने आपकी 2% कमीशन लेनी है, मान लेते हैं 2% कमीशन लेनी। मेरा बिल 1000 रुपए का था, बैंक अपना 1000 रुपए का 2% 20 रुपया चार्ज कर लेगा। मेरा बिल लाख का है, बैंक अपने लाख रुपए का 2000 रुपया चार्ज कर लेगा। लेकिन कई बार फैक्टर क्या करते हैं, वो कहते हैं कमीशन हमने जो है वो परसेंटेज में नहीं लेनी, हमने एक फिक्स अमाउंट लेनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द बिल। मैंने हर बारी सपोज एक बिल का मैंने 500 रुपये लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका बिल 500 रुपये का, 1000 रुपये का, लाख रुपए का। मैंने 500 रुपये लेना है एक बिल का, मैं 2% पे नहीं खेल सकता हूँ सपोज। अब आपका बिल हो 100 रुपये का मान लेते हैं, अगला 2 रुपये थोड़ी गेम खेलेगा सारी, वो कोई ना कोई मिनिमम रखेगा ना अमाउंट। सपोज फैक्टर ने रख ली कि मेरा मिनिमम बिल 500 रुपये है, अगर कम से कम मेरे 500 अगर ज्यादा हो गए तो ज्यादा,
विच एवर इज मोर, इधर 500 और 2% कमीशन। अगर तो बिल हो 1 लाख रुपए का तो फिर इसका हम 2% निकालें, ये बनता है 2000 रुपया, तो बैंक मेरे से 2000 रुपया चार्ज करेगा। अगर बिल हो 10,000 रुपए का, इसका 2% निकालें तो ये बनता है 200 रुपया, बैंक मेरे से कितना चार्ज करेगा? मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 500 नहीं होता, मैं एग्जांपल एक ले रहा हूँ। अगर मेरा बिल हो 1000 रुपए का, कितनी कमीशन बनती है? 2%। कितनी बनती है? 20 रुपए। बैंक कितना चार्ज करेगा? मैंने क्या कमाया? अगर मेरा बिल हो 500 रुपए का, बैंक कितना चार्ज करेगा? 500 तो बैंक ही ले गया, मैं कहाँ गया? है ना? अगर बैंक जो है एक मिनिमम अमाउंट, फैक्टर मीन्स नॉट बैंक, एक्चुअली फैक्टर, अगर फैक्टर को मिनिमम अमाउंट जो है वो फिक्स कर दे कि नंबर ऑफ बिल्स के हिसाब से मैंने पैसे लेने इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, तो हमारे लिए, बिजनेसमैन के लिए ये जो सौदा है वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है ना? अगर अमाउंट ऑफ बिल ज्यादा हो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर अमाउंट ऑफ बिल कम हो, मेरे मेरे पास एक 10-10 हजार रुपए के जो है वो 10 बिल्स हों, मान लेते हैं, कितने के बने? 1 लाख के, है ना? और बैंक बोले कि मैंने हर एक बिल के 500-500 रुपए लेना है, मेरा कितना खर्चा बढ़ गया? 5000 रुपया। अगर यही मेरे पास एक बिल होता है 1 लाख रुपए का, कितना बढ़ना था? 2000 रुपया। मीन्स व्हेन द नंबर ऑफ बिल्स आर मोर एंड अमाउंट ऑफ बिल इज लेस पर बिल, इन दैट केस फैक्टरिंग जो है वो थोड़ी सी महंगी हो सकती है, एंड द बैंक इज चार्जिंग ऑन द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ बिल्स, नॉट द अमाउंट ऑफ द बिल। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है, दिस वाज अबाउट फैक्टरिंग। एक और कर लीजिए, कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स लिखिए। इट इज एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट issued by a firm for a short period of time. For a short period of time means less than 1 year. These can be issued by insurance companies, banks, etc., and are regulated by RBI. Banks, etc., and are regulated by RBI. कमर्शियल पेपर्स क्या है? अगर बैंक्स को, अगर किसी और कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो जो वो नोट, जो पेपर इशू करती हैं कि हाँ जी मेरे को से 6 महीने के लिए पैसा चाहिए, आप मेरे को दे दीजिए 6 महीने के लिए, उसने कमर्शियल पेपर, इट्स अगेन अ काइंड ऑफ सोर्स ऑफ फंड ओनली, पैसा ही जो है वो अरेंज करना है, शॉर्ट टर्म के लिए करना है, ये भी एक सोर्स है। आपको वो कमर्शियल को लिख के दे देगी, ये लीजिए पैसे मैंने आपके देने हैं, और आप पैसे दे दोगे, और पैसे देके आप जो है वो 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, 6 महीने के बाद जो बैंक है या इंश्योरेंस कंपनी, जो भी वो पार्टी है, वो आपको पैसा रिटर्न कर देगी, बट एट द सेम टाइम इट इज अनसिक्योर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस, एंड सेकेंडली इट इज ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, इट कांट बी इशूड फॉर मोर देन 1 ईयर, मीडियम टर्म में भी नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में भी नहीं होता है। ठीक है, इसकी मेरिट्स लिख लीजिए। दीज आर वेरी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स। Very liquid instruments means can be converted into cash easily. Easily कैसे? वो short time के लिए है, इसलिए जो लिक्विड है, लिक्विड मीन्स कि पैसे में जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम बैंक लोन की बात करें, से वो 5 साल के लिए है, तो 5 साल के बाद कैश में कन्वर्ट होगा। अगर ये 3 महीने के लिए है, तो 3 महीने के बाद कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इशूइंग कमर्शियल पेपर्स इज lower than many other sources. Next is excess funds can be used in these instruments. Excess funds can be used in these instruments to earn the interest. These are the merits. Next is demerits.
ओनली फाइनेंशियली साउंड कंपनीज कैन इशू कमर्शियल पेपर्स। ओनली फाइनेंशियली साउंड कंपनीज कैन इशू कमर्शियल पेपर्स। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है ना। सेकेंड पॉइंट इज ओनली एक्सेस मनी कैन बी यूज्ड। ओनली एक्सेस मनी कैन बी रियलाइज्ड, ऐसे लिखिए, यूज मतलब लिखिए रियलाइज्ड बाय वे ऑफ कमर्शियल पेपर्स। मीन्स अगर हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसा नहीं कमर्शियल पेपर से मिल सकता है, एक लिमिटेड से फंड्स होते हैं जो कमर्शियल पेपर से मिल जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज it is only a short term source of finance. It is only a short term source of finance. ठीक है, मीन्स नॉट सुटेबल फॉर, नॉट होता ही नहीं है कमर्शियल पेपर, होते ही लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल से कम के लिए होते हैं। ठीक, ये आपके हो गए हैं। एक आपने जो घर से पढ़ के आना है, एक बैंक लोन और एक लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये आपने खुद पढ़ के आना। दोनों ही तकरीबन सेम है, दोनों ही सेम है ना। और इसको अच्छे से पढ़ के आना। कॉमन से टॉपिक है, जो हमने किया हुआ है ना सारा कुछ, इसी में सारे पॉइंट्स रिपीट होके निकल रहे हैं, है ना। इसलिए मैंने बीच में छोड़े हुए थे कि सब करवाने के बाद आपको करवाऊंगा, ठीक है। और जो इसका आगे बढ़ा है टॉपिक करने वाला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। आपका डाउट है तो वो पूछ लीजिए बच्चे। स्टिल 1 मिनट इज देयर। है कोई डाउट ऑनलाइन में? नो डाउट।